नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में, यानी कि पीठ के दर्द के बारे में। लैंसेट की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 87.5 मिलियन लोग हैं जो बैक पेन की समस्या से परेशान हैं, यानी कि 10 में से कुल 8 लोग बैक पेन की समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर बैक पेन क्या है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, किस तरह इसके सिम्टम्स हैं और ये क्यों होता है, इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल सहजानंद ऋषिकेश के सीईओ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कश्यप जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत। सर, जैसे आज हम बात कर रहे हैं पीठ के दर्द के बारे में, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि पीठ का दर्द क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या हैं? देखिए, कमर दर्द यानी बैकएक आजकल बहुत बड़ा एक समस्या बन गई है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, बैठने का, लेटने का, उस कारण से ये दर्द बढ़ता जा रहा है। पहले की अपेक्षा जहां लोग अपना व्यायाम या चलना फिरना करते थे, आजकल लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने लगे हैं। उस कारण से ये समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत देर तक लेटे रहना, गलत पोस्चर में लेटना, ये बहुत सारे कारण हैं इस बैकएक के। इसके अलावा देखा गया है कि कई बार हमें लगता है कि ये बैकएक सिंपल बैकएक है, लेकिन वो समस्या कहीं ना कहीं किडनी से जुड़ी होती है। यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कहीं इन्फ्लेमेशन है, वो कारण भी बैकएक का कारण हो सकता है। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि कभी कभार ये काफ़ी आम हो गया है बैक पेन होना। मैं जानना चाहूँगी जैसे आम हो जाना, और ये तो एक सबसे बड़ा सिम्टम है कि पीठ में दर्द हो रहा है, और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पीठ के दर्द के? दर्द कई बार होता है, क्या है, जब व्यक्ति सुबह सो के उठता है, उठने के बाद उसकी कमर में स्टिफनेस रहती है, यानी अकड़न रहती है, उसको चलने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है। और कई बार वो अगर कहीं बैठा है, बैठ के खड़ा हुआ, तो उसको लगता है कि उस कमर में उसके अकड़ाहट हो गई है। तो ऐसे पता लगता है कि दिक्कत कमर में आने लगी, या चलने में उसको पैर में सुनपन लग रहा है, कमर में भारीपन लग रहा है, मांसपेशियों में अकड़न लग रही है। ये ऐसे कई बार अलग अलग कारण इसमें देखने को मिलते हैं बैकएक में। सर, जैसे आपने कहा कि बैक पेन में हमेशा पीठ में दर्द रहना, ये चीज़ रहती है। मैं जानना चाहूँगी जैसे अक्सर क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनके पीठ में दर्द है वो नॉर्मल है, और दर्द होता है फिर वो ठीक हो जाता है, मतलब ये दर्द बना रहता है। तो हम कब जाने कि अब ये सीरियस कंडीशन है और अब ये पीठ का जो ये दर्द है ये अब सीरियस होता हुआ जा रहा है? होता क्या है कि बैकएक एक आज के समय में एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है, हर किसी को बैकएक है, मतलब जैसे बताया आपने या लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अकड़न रहने लग जाए कमर में, उसको चलने फिरने में दिक्कत लग जाए, कभी कभी व्यक्ति अपने आप से उठ के बैठ भी नहीं सकता, इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है। लेकिन वो ख़राब होती है बहुत समय के बाद। शुरू में उसको लगता है कि कमर में उसके हल्कापन, थोड़ी भारीपन लग रहा है, कमर में अकड़ाहट लग रही है, या उसको उठने बैठने में दिक्कत लग रही है, वो लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है बाद में, तो उनको बहुत दिक्कत होती है, ना तो वो करवट ले पाते, ना उठ के बैठ पाते। यदि उठ गए तो बैठने में दिक्कत है, बैठ के तो उठने में दिक्कत है। ये समस्या तब होती है जब वो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई हो, तब ऐसा होता है। सर, जैसे आपने कहा कि तकलीफ बढ़ जाना, किडनी से भी आपने बताया कि किडनी में भी समस्या हो सकती है। मैं जानना चाहूँगी ये किस तरह से होता है और क्या इसका कारण है, मतलब किडनी से किस तरह रिलेटेड है ये? देखिए, बैकएक क्योंकि हमारा लंबर रीजन जो L4, 5, 6 और S1, ये जो लंबर रीजन हमारा है कमर का, वहाँ पे उसके आसपास हमारी किडनी होती है, 2 किडनियाँ होती हैं, है ना। तो जब अगर किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में कुछ स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो कारण भी दर्द, कमर दर्द का होता है। लेकिन लोग उसको जल्दी पहचान नहीं पाते, उनको लगता है कि कमर जो दर्द हमारा हो रहा है ये आम दर्द है। लेकिन जब डायग्नोस किया जाता है, जब उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है या ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, तब हमारे सामने आता है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या किडनी कहीं श्रिंक हो रही है, या किडनी में कहीं पस पड़ रहा है, ऐसा लगता है। तब वो पता लगता है ये दिक्कत कमर दर्द कोई आम कमर दर्द नहीं है, ये एक्चुअली
किडनी में दिक्कत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी, तो सर जैसे एक सर्वे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बुजुर्गों को तो देखा गया है कि होती ही है कमर में प्रॉब्लम एक एज में आने के बाद, लेकिन आजकल यंगस्टर्स को, जवान बच्चों को ये समस्या ज़्यादा हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? यंगस्टर्स, चूँकि मैंने बताया आजकल लाइफस्टाइल बहुत लोगों का बदल गया है। हम सभी अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, यानी जिसमें हमें आराम लगता है उसके वजह से बहुत अधिक समय तक जब आप बैठे रहते हैं, यानी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, या आप मोबाइल पे अपना कुछ देख रहे हैं और लगातार बैठे हुए हैं, ऐसा बताया गया है कि कभी भी आप कहीं एक स्थान पर बैठते हैं तो आपको हर पौने घंटे 1 घंटे बाद उठ के थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। लेकिन हम जब अपने काम में व्यस्त होते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। लगातार एक ही स्थान पर बैठकर हम 2-2 घंटे एक ही स्थान पर बैठ के बिता देते हैं, या जब हम बैठते हैं तो हमारे बैठने का पोस्चर बहुत गलत हो जाता है। हम बैठे बैठे आगे की तरफ सरक जाते हैं, या लेटते हैं तो लेटने का हमारा पोस्चर गलत हो जाता है। इस कारण से भी कमर दर्द के बहुत बड़ा ये कारण होता जा रहा है, खास तौर पे यंगस्टर्स में। यंगस्टर्स में क्यों हो रहा है कि यंगस्टर्स में फिजिकल एक्सरसाइज के प्रति उनमें एक तरह से बहुत वो अवेयरनेस नहीं है। वो फिजिकल एक्सरसाइज वो ज़्यादातर करते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो सोने का समय है वो बहुत लेट होने लग गया है। जब वो लेट सोते हैं तो जल्दी उठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जब जल्दी नहीं उठते तो उनके जो बाकी काम है उसको जल्दबाजी में करते हैं और भागते भागते करते हैं, और अपने लिए फिजिकली यानी शारीरिक श्रम या कोई अपना एक्सरसाइज, व्यायाम, योग कुछ नहीं कर पाते। इस कारण से यंगस्टर में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों के लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है, यही वजह है कि ये भी सर्वे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोगों की जो बॉडी पोस्चर है वो ढलता हुआ जा रहा है, तो ये भी कमर दर्द का कारण हो सकता है? कमर दर्द का बिल्कुल कारण हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कमर है, लंबर रीजन बोलते हैं इसको हम, L4, 5, 6, S1, वहाँ की जो मसल्स हैं या तो वो स्टिफ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी तो भी बैक एक। अगर वो लूज हो गई, लूज इसलिए हो गई कि आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपने व्यायाम नहीं किया, आपने फिजिकल कोई भी काम करना छोड़ दिया, तो वो लूज हो जाएंगी। और दूसरा, आपकी जो डिस्क है, डिस्क या तो बल्जिंग हो जाएंगी या हेडनेट हो जाएगी, उसमें से फ्लूइड निकल जाएगा जो आपके नर्व को प्रेस करेगा और आपको पेन रहेगा, बैक में भी रहेगा, आपके लेग में भी पेन आता है। इसके अलावा जो आपकी हड्डियां हैं हमारे उस रीजन की, यानी एक आजकल बोलते हैं इसको ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का क्षरण, यानी हड्डियों की कमजोरी स्वरूप बोलते हैं इसको, और वो विशेष तौर पर कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। और वो डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि लोगों का धूप में जाना बिल्कुल बंद हो गया है, धूप उनको मिलती नहीं है, यानी विटामिन डी जो सोर्स है हमारा सबसे बढ़िया, जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, वहाँ हम लोग जा नहीं पाते। इस कारण भी ये समस्या जो हड्डियों की, कमर की, ये रहती है। सर, जैसे हमने समस्या के बारे में बात करी और कारण भी हमने जाना कि किस तरह लोगों को लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है, विटामिन डी यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी किस तरह एक व्यक्ति जिसको बैक पेन की समस्या से वो जूझ रहा है उसको ठीक कैसे करे अगर वो नॉर्मल लेवल पे है अभी? तो देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैकएक जो है वो किस कारण से है। आपका सिंपल मसल्स स्टिफनेस है, या मसल्स लूज हो गई हैं, या आपकी जो लंबर रीजन की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। यदि इतना पता लगता है तो आपको इलाज करने में बहुत आसानी रहती है। दूसरा, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हमें पता लगता है कि पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है उसका क्या है, वो उसका फिजिकल वो कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्या उसका उठने बैठने का पोस्चर वो ठीक है क्या नहीं है। यदि इतना पता लग जाता है तो हम ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी रहती है। यदि वो सब चीज़ें हम देख लें ढंग से तो हम उसको एडवाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा आसन करना है, कौन सी क्रिया करनी है, कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो आप घर पे अपने आप कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी डायग्नोस करने का जो टूल है वो बेसिकली जिसे हम बोलते हैं एमआरआई से पता लगता है हमें कि उसका लंबर रीजन यानी कमर दर्द में, कमर जो है उसमें कहाँ पे दिक्कत है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो बल्जिंग है, क्या हेडनेटेड हो गई है। तो वो सब चीज़ें पता लग जाती है हमें जब हम उसकी एमआरआई कराते हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक कमर दर्द रह रहा है तो एडवाइस ये किया जाता है कि पेशेंट का एमआरआई समय से हो जाए ताकि समय से डायग्नोस हो
और ट्रीटमेंट भी ढंग से हो सके उसका। जी, तो जैसे आपने कहा कि ये देखा जाता है कि ये जो कमर दर्द है, बैक पेन है, ये कौन सा तरीके का है, तो क्या इसमें भी कोई टाइप्स होते हैं बॉडी पेन के हिसाब से? नहीं, टाइप्स तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब क्योंकि बैक एक तो उसको लगता है बैक एक ही है। अब बैक एक में जब हम डायग्नोस करते हैं कि उसकी जो डिस्क है वो बल्ज हो गई है या हेडेड हो गई है, या उसकी मसल स्टिफनेस है या मसल लूज है, या उसकी हड्डियां जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वीक हो गई है, इतना पता लगने के बाद ही ट्रीटमेंट ढंग से हो सकता है उसका। जी। तो उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोस कर पाएंगे तभी ट्रीटमेंट ढंग से दे पाएंगे। जी। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पीठ का दर्द जो है ये लोगों में आम समस्या बनती जा रही है, मैं जानना चाहूंगी हम इसको नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह ठीक कर सकते हैं? जो लोग हमें देख रहे हैं वो घर बैठे किस तरह ठीक कर सकते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी कमर को ठीक कर सकता है। इसमें सबसे पहले तो जब हम हिस्ट्री ले पेशेंट की कि किस कारण से हुआ, क्या वो उसका पोस्चर गलत था, क्या उसको बहुत ज़्यादा खड़े रहने की आदत थी या बहुत ज़्यादा बैठने की आदत थी, उसको हम ठीक करें। दूसरा, कमर पे जब हम देखते हैं दर्द है तो नेचुरोपैथी में हम इसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, यानी गर्म और ठंडी सिकाई। यानी गर्म सिकाई के लिए 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा। उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास 2 कोई पॉट यानी बर्तन रहें, जिसमें एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, टॉवल डाल के टॉवल को हल्का स्विच करना है, और आपकी जो स्पाइन है, लंबर रीजन है L4, 5, 6, उस पर आपने रखना है उसको 3 मिनट के लिए। 3 मिनट रखने के बाद जैसे ही 3 मिनट पूरा होता है तो आपने तुरंत ठंडे पानी वाला उसको स्क्विज करना है, गर्म को हटाना है, ठंडे को ऊपर रखना है। यानी एक आपका फेस पूरा होगा 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, फिर दोबारा 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 गर्म 1 ठंडा, यानी 3 बार इसको ऐसा करना है, इस क्रिया को करना है। और जब ऐसा कर लेंगे आप, उसके बाद सूखे कपड़े से उस पोर्शन को, उस स्किन को रब करना है। उसके बाद आप कोई भी ऑयल उसमें लगा सकते हैं, कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, और ढक के पेशेंट को छोड़ दें आधे घंटे के लिए। आप देखेंगे ऐसा यदि दिन में 2 बार करते हैं तो पेशेंट को पहले ही दिन यानी फर्स्ट डे में ही उसको लगभग 50% रिलीफ मिल जाता है, बशर्ते कि तकलीफ बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कहीं डिस्क में दिक्कत ना हो। यदि नॉर्मल स्टिफनेस है मसल्स की, मसल्स वीक हैं, तो वहाँ पे जल्दी असर, उसको एक दिन में असर दिखाई देगा। लेकिन यदि डिस्क में दिक्कत है तो ये इसको आराम आने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। पहला काम ये हो गया। दूसरा है हमारा एक कुछ आसन है, योगासन। तो योगासन में हम देखते हैं कि अगर हम उसको ब्रीज पोज कराते हैं उसको पेशेंट को, तो ठीक है। धनुरासन है, सलभासन है, और वज्रासन है, भुजंगासन है, ऐसे अलग अलग कई आसन इसमें कराते हैं, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन आसन कराने से पहले आपको लगता है कि हमें पेशेंट को आसन कराना चाहिए, यानी आपको आसन करना है, तो एक बार किसी भी डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें कि आपकी स्पाइन की पोजीशन कैसी है। डिस्क में बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं है, अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो आसन उसको ठीक कर सकता है। जैसे ही आप आसन शुरू करते हैं, आपकी जो मसल्स हैं उसमें वापस से स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है और वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जी सर, जैसे आपने कहा कि हॉट एंड कोल्ड जो फर्मेंटेशन है वो करना है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या घर बैठे ये जाना जा सकता है कि जो उनका कमर दर्द है वो एक नॉर्मल कमर दर्द है, ना कि ज़्यादा लेवल का है? अगर समस्या कुछ समय से है और आपको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन योग से आराम मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए आप ठीक हो सकती हैं। लगता है कि बहुत समस्या पुरानी है, तो बेटर है कि आप उसका एक बार ऑर्थोपेडिक्स सर्जन एक बार देख के आपको एडवाइस करेगा कि आपको बेसिकली कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, क्या एक्सरे कराना है, क्या एमआरआई कराना है, या कोई ब्लड टेस्ट कराना है। तो जब वो डायग्नोस प्रॉपर हो जाएगा तो आप ट्रीटमेंट के लिए आप फ्री होते हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं कि वो अगर तकलीफ ज़्यादा नहीं है तो केवल ठंडी गर्म सिकाई और तेल लगाने से वो ठीक होता है, योगासन करने से ठीक होता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम अपना, जैसे अंगूठा है, इसके ऊपर के पोर्शन में दे सकते हैं, उंगली के बीच में दे सकते हैं। ये कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ उसको हम प्रेस करेंगे तो आपको बैक एक में बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपके पैर में जो आपका पंजा है, इसके पास भी अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट देते हैं तो उससे भी रिलीफ मिलता है।
कुछ एक्सरसाइज जो आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं, जैसे तितली आसन यानी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बैक एक के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। वो करने से भी आपको बटरफ्लाई करने से क्या है कि जैसे आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको एक प्रकार से जैसे जंपिंग मिलती है स्पाइन के अंदर, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। एक क्रिया और होती है जिसमें आपको अपने पैर को इस पे रखना पड़ता है, दूसरे घुटने पे, और एक हाथ से अपने घुटने को दबा प्रेस करना पड़ता है, या 10 बार ऐसा करेंगे, और एक बार राइट लेग एक बार लेफ्ट लेग करेंगे तो आपको भी उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जैसे हमारे शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं, सॉकर्स होते हैं, उस प्रकार से आपकी डिस्क वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने से हो जाती है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह सर ने कहा कि अगर आपको समस्या ज़्यादा लंबे समय से बनी हुई है तो आपको जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वरना घर बैठे भी जिस तरीके के सर ने नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट बताए, योगासन बताए, उससे घर बैठे भी ठीक किया जा सकता है। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव लाने होंगे? अगर हम खान पीन को अलग रखें, लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाने होंगे? लाइफस्टाइल में जैसे हमारा खाना और सोना जैसे हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे हमारे फिजिकल यानी लाइफस्टाइल में फिजिकल भी बहुत ज़रूरी है। यानी एक्सरसाइज, किसी भी रूप में एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो आपको लगता है इजीली। आपको लगता है आप वॉक कर सकते हैं तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। आपको लगता है कि आप योगासन कर सकते हैं, अच्छा योग कर सकते हैं और किसी अच्छे एक्सपर्ट की देखरेख में कर सकते हैं, तो आपको योग करना चाहिए। योग में आसन करना है, प्राणायाम करना है, क्रियाज करनी है या कोई एक्सरसाइज करनी है, वो भी किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करना चाहिए। यदि आपको बैकएक की समस्या है तो, यदि आप नॉर्मल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि बैकएक है तो बेटर अच्छा रहेगा किसी योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही उन आसनों को आप करें, क्योंकि गलत आसन करने से आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी समस्या ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक जो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें वॉकिंग, आपका योगा, आपका जो भी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होते हैं, आप जिम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी डिस्क में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर बड़ी समस्या है तो जिम करने से पहले एक बार डॉक्टर को दिखाएं, उससे कंसल्ट करें, क्योंकि जिम आजकल एक बहुत ही कॉमन है, लोगों को एक शौक है करने का, ताकि उससे बॉडी बिल्डिंग बनती है, अच्छी बात है। लेकिन देखना ज़रूरी है कि आपकी स्पाइन, आपकी जो डिस्क है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या बता रही है। वो तब पता लगेगा जब आप अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा सकें और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसको आप दिखा के उससे सलाह दें, तभी आपको करना चाहिए। जी सर, जैसे हम लाइफस्टाइल में चेंज लाने की बात कर रहे हैं, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पाते और लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण है, वो बैक पेन में काम आएगा। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम खान पान में क्या कुछ बदलाव लेकर आएँ, क्या खान पान भी इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण रखता है? खान पान का बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि जब आप ऐसा खाना खाते हैं जो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फ्राइड है, या उसमें फैट ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, या फास्ट फूड है, तो अल्टीमेटली वो आपके पेट में जाके गैस पैदा करता है। जैसे ही गैस बनती है पेट में, उसके वाला उस गैस के कारण वो आप गैस बढ़ेगी तो आपके स्पाइन पे उसको प्रेशर मारती है, उससे भी ये समस्या होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जब जो लोग ज़्यादा, जिनका बैठने का काम है या ज़्यादा वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ये समस्या आपको उनमें देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि जो हम लोग एक तो नॉर्मल फूड खाते हैं, एक हम खाते हैं फास्ट फूड या फ्राइड फूड। तो फ्राइड फूड और फास्ट फूड इसके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है, क्योंकि आपके शरीर में एक्सेस जो फैट है उसको बनाता है और गैस पैदा करता है, जो कहीं ना कहीं आपके स्पाइन को प्रेस करके उसको दिक्कत करती है। जी, तो खान पान में ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सर, अगला सवाल मेरा यही रहेगा, जैसे योगा आपने बताया, योगा आसन कितने महत्वपूर्ण है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी महत्वपूर्ण है, क्या मेडिटेशन भी इसमें कोई रोल प्ले करता है? मेडिटेशन में, क्योंकि देखिए मेडिटेशन का जो हमारा पोस्चर है वो हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना पड़ता है। तो जितनी आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, उतना ही आपको बैकएक में रिलीफ मिलेगा। यदि आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे, मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास बढ़ाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वो उतना ही अपने आप स्पाइन को सीधा स्ट्रेट रखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट होते ही आपकी बैकएक की समस्या काफ़ी हद तक ठीक होती है। जब आप लंबे समय ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो उस ध्यान के प्रभाव से जो हमारे 7 चक्र हैं
उन चक्रों का प्रभाव भी आपके स्पाइन पे पड़ता है और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान का प्रभाव बैक एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान अवश्य करना चाहिए इस क्रिया के लिए। तो सर, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण है, जी। अंत में हम वो सवाल उठाएंगे जो लोग अक्सर बैक पेन को लेकर पूछते हैं। जी। सबसे पहला तो लोगों का यही सवाल रहता है कि जैसे हम जिम के बारे में बात कर रहे थे, तो लोग यही कहते हैं कि क्या जिम जाने से भी, क्योंकि वो भी एक तरीके का वर्कआउट है, वहाँ पे भी जी। लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल पीठ की समस्या है तो वो वहाँ ठीक हो सकती है? जिम में जो समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन आपको केवल अवेयर रहना है कि आपने ज़्यादा वेट नहीं उठाना। वेट उठाने से भी आपकी, क्योंकि जैसे स्पाइन कंप्रेस होती है, क्योंकि जो जो लोग ज़्यादा समय तक बैठते हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के कारण भी ये बैक एक स्टार्ट होता है, क्योंकि आपकी मसल स्टिफ हो जाती है। तो जिम में जाके ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपको कोई ऐसा क्रिया ना करनी पड़े जिसमें आपकी स्पाइन को कंप्रेस करने के लिए ऐसी कोई क्रिया हो। तो आपको ऐसी चीज़ को अवॉइड करना है, बाकी आप जिम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक दो सवाल जान लेते हैं। जी। सर, क्या ऑयल मसाज इसमें हेल्प कर सकता है अगर नॉर्मल पेन है तो? डिपेंड करता है। यदि मैंने बताया कि डिस्क में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी डिस्क बल्जिंग है, हेनिटेड है, ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अगर वहाँ है तो उसमें ऑयल मसाज बहुत किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करानी चाहिए। बाकी ऑयल मसाज में अच्छा करते हैं अगर मसल स्टिफनेस है, यानी आपने ठंडा गर्म सिकाई कर दिया, उसके बाद ऑयल मसाज किया तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। लेकिन कोई दिक्कत डिस्क के अंदर है तो फिर आपको ऑयल मसाज करने से पहले एक बार किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी। सर, अगर सवाल जान लेते हैं। सर, ये कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप डेस्क वर्क करते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होकर के भी वर्क कर सकते हैं, जैसे टेबल पे लैपटॉप रख लिया और खड़े होकर काम करने लगता है। क्या ये हेल्प करता है बैक पेन को क्योर करने में? बिल्कुल। लॉन्ग टर्म जो भी लोग बैठते हैं उनको समस्या रहती है, इसलिए आप कुछ समय के लिए खड़े होकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। और लगता है कि काम नहीं है तो फिर भी किसी न किसी बहाने से आपको उठकर थोड़ी देर वॉक करके फिर दोबारा बैठ के काम करना चाहिए। लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। और कुछ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी ऑफिस में अगर बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जैसे ताड़ासन है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाए। ऐसा करके स्ट्रेच किया पूरा आपने, लेफ्ट झुके थोड़ी देर, राइट झुके, पीछे लेफ्ट और राइट झुके, इससे भी आपकी जो मसल्स है उसको टोन अप मिल जाता है और आपको ये समस्या, बैक की समस्या है तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं है तो आगे नहीं होगी, यदि आपने इसका पूरा ध्यान रखा। तो लॉन्ग टर्म तक बैठने वालों को ये समस्या ज़्यादा मिलती है। जो लोग ज़्यादा लंबे समय ड्राइव करते हैं, ज़्यादा लंबे समय कुर्सी पर बैठते हैं, उनको समस्या रहती है, या जिनका लेटने का और बैठने का पोस्चर गलत है उनको समस्या रहती है। तो अपनी उन समस्याओं को किस कारण से हो रहा है ये हम ध्यान में रखेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। जी। सर, अगला सवाल यही है कि जैसे कि कहा जाता है कि नेचर जो है वो हील करती है हर चीज़ को, तो ये भी सवाल अक्सर रहता है कि ज़मीन पर, क्योंकि नेचर में जाकर अगर ज़मीन पर लेटकर कुछ एक्सरसाइज की जाए या फिर अगर ज़मीन पर लेटा जाए तो वो क्या हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। देखिए, आजकल चूँकि सब कुछ मल्टी स्टोरी हो गया, हमें धरती यानी अर्थिंग नहीं मिलती, तो हमारा जो भी क्रियाएं हैं वो अपनी ज़मीन पे करनी चाहिए। यानी एक बार हमें कम से कम नंगे पैर तो 15 मिनट चलना चाहिए, चाहे वो फर्श रहे या घास रहे, नंगे पैर चलना चाहिए। उसके अलावा जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, आपको एटलीस्ट 15 मिनट के लिए आपको सूरज में रहना चाहिए, यानी सनलाइट में आपको आना चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसा हमारा सभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमें सूरज में हम लोग, यानी सनलाइट में हम जा नहीं पाते, हम सनलाइट हमें मिल नहीं पाती। तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढिए कि किसी ना किसी कारण से आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना मैक्सिमम हो सके आप सनलाइट में आएंगे, तो वो आपको सनलाइट में आइए प्लस धरती पे संपर्क यानी अर्थ मिलेगा, तो आपके बॉडी के बहुत सी समस्याएं बैक के अलावा और भी ठीक हो सकती है। जी। तो मतलब ज़मीन पे लेटना और नेचर के पास जाना हेल्प कर सकता है। जी। सर, अगला और आखिरी सवाल यही है कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्पाइन थोड़ी वीक हो जाती है या स्टिफ हो जाती है, तो क्या उसको ठीक करने के लिए मिल्क काम कर सकता है, क्योंकि वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है? क्या दूध हेल्प कर सकता है इस चीज़ में? दूध की अपेक्षा, क्योंकि दूध में हम लोग दूध देते हैं केवल कैल्शियम के लिए, दूध में कैल्शियम है। कैल्शियम की सोर्स बहुत सारी है हमारे पास, नेचर में बहुत सोर्स है, जिसमें अलसी है, यानी फ्लैक्सीड है, आपका जीरा है, आपका टमाटर है, आपका सीताफल बोलते हैं कद्दू, वो है। ऐसे कैल्शियम के नेचुरल सोर्स को लेना चाहिए। इसके अलावा नारियल, कच्चा नारियल जिसको हम जिसके अंदर पानी होता है
और उसको जब हम काट के खाते हैं तो वो नारियल भी आप ले सकते हैं। तो ये सब सोर्स कैल्शियम की है। दूध को इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि दूध आजकल प्योर नहीं मिलता हमें, और पता लगता है कि हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं और हमें और समस्या पैदा होने शुरू हो जाएंगी। तो दूध को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो सोर्स हमें है चाहिए विटामिन डी या कैल्शियम, वो अदर सोर्स, हमारे नेचुरल सोर्स को हमें उसका यूज़ करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल जिस तरह लोग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिल्क का जो है सेवन करने लग जाते हैं, वो भी क्योंकि हमें कैल्शियम की ज़रूरत है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए हम उसके अलावा जिस तरह सर ने बताया टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, फ्लैक्सीड का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ नारियल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी को मिल सकता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े लोगों के कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ बैक पेन की समस्या जो इतनी आम है उसके ऊपर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि अगर बैक पेन की समस्या जो कि अक्सर लोगों को बनी रहती है, जो लोग अक्सर ऑफिस में काम करते हैं, ड्राइविंग ज़्यादा देर तक करते हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा तौर पर देखने को मिलती है। तो हमने जाना कि आप किस तरह इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं और नेचुरोपैथी के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बैक टू नेचर के साथ बने रहिए। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।